हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे अदालती साक्ष्य के लिए कैसे तैयार करें। मतलब जब आपका केस एविडेंस के स्टेज में आ जाता है, आपको गवाही देनी होती है, तो आपको गवाही देने से पहले किस किस तरह की तैयारी कर लेनी ज़रूरी होती है। इसका कारण ये होता है कि अगर गवाही आपने गलत कर दी तो खत्म आपका केस, है ना? तो सही तरीके से करना होता है, प्रिपरेशन बाकायदा होना होता है। मैं तो अपने क्लाइंट्स का जब भी गवाही होता है तो 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 दिन पहले आपने कराया और उनको खड़ा कर दिया। हमें तो रोज़ कोर्ट का एक्सपीरियंस होता है, क्लाइंट्स को नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ-कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत बड़े ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 4-5 ही पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और वो क्या-क्या पॉइंट्स हैं वही मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। लेकिन ये बताने से पहले आज सभी को मैं, क्योंकि आज छोटी दिवाली का वक़्त है, मैं आप सबको और दुनिया में सभी लोगों को आज की छोटी दिवाली का ये करूँगी, अभिनंदन करूँगी, विश करूँगी और भगवान महालक्ष्मी से यही प्रार्थना करूँगी कि अ, इस दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी प्राणी भूखा ना सोए और सभी प्राणी का हेल्थ सेहत अच्छे से बना रहे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। कोई भी भूखा और अस्वस्थ ना रहे, सभी सही तरीके से रहें। तो चलिए इसी कामना के साथ में हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट होगा वो ये है कि आप चाहे प्लेंटिफ हो या आप चाहे डिफेंडेंट हो, है ना? मतलब प्लेंटिफ मतलब जिसने केस फाइल किया, डिफेंडेंट वो जिसके ऊपर में केस फाइल हुआ है। गवाही से पहले ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना एक कॉपी ले लें अपने वकील साहब से और अच्छी तरह से पढ़ें कि केस कोर्ट में डाला क्या गया है, कोर्ट में क्या बोला गया है आपके केस में। आपको मालूम होना चाहिए ना आपने लिखा है क्या, ये तो पहले ही आपको ले लेना चाहिए। अधिकतर दे देते हैं। बाय चांस नहीं लिया है तो लेके पढ़िए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अच्छे से 4 बार पढ़िए अपने उस पेपर को, प्लेन को और रिटन स्टेटमेंट। दूसरे पार्टी ने भी क्या लिख के दिया है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, समझ के पढ़िए और शांत दिमाग में रख के पढ़िए। मतलब पढ़ते-पढ़ते गुस्सा आना आपको कोई फ़ायदा नहीं करने वाला है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि दूसरी पार्टी ने क्या लिखा है, क्योंकि कोर्ट में सवाल-जवाब इसी से लेकर होते हैं और ये आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा गया है कि लिखा कुछ है और जिसका केस है उसको कुछ पता ही नहीं कि उसका केस में क्या लिखा है और वो कुछ और ही बोल रहा है। और जब आपको खुद का केस पता नहीं है, तो फिर क्या ही आपको कोर्ट बचाएगा, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है, रीड योर डॉक्यूमेंट्स आल्सो प्रॉपर्ली। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में जमा कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स है ना? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा गया है। डॉक्यूमेंट्स का डेट्स कौन-सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसके सिग्नेचर्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स में? वो जो जिसने सिग्नेचर किया है उनका आपसे क्या संबंध है? क्या रिलेशनशिप है? कौन है? ये सारे सवाल आते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट का आपके पास में फ़ोटोकॉपी है? क्या डॉक्यूमेंट्स का आपके पास में ओरिजिनल कॉपी है? क्या डॉक्यूमेंट का आपके पास में सर्टिफाइड कॉपी है? आपके पास में डॉक्यूमेंट आया कैसे? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल-जवाब होते हैं और डॉक्यूमेंट का ही कुछ बहुत सारा सवाल होता है, तो डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़िए, समझिए। अपना भी नहीं, दूसरों का भी जो डॉक्यूमेंट जब जमा किया, उसको भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आते हैं हम तीसरे पे। तीसरा है एडमिशन एंड नॉन एडमिशन। अब आप पूछोगे मैडम ये क्या होता है? देखिए, एडमिशन एंड नॉन एडमिशन का सीधा मतलब होता है कि केस में एक तो ये केस का एक स्टेज भी आता है कि जिसमें कोर्ट पूछता है कि कितना हद तक आप दूसरी पार्टी से पूछा जाता है कितना हद तक अपना केस को मानते हो। दोनों पार्टी से बेसिकली पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 50,000 रुपया दिया था, लिखित में दिया था, है ना? बी बोल रहा है, बी मान रहा है, मतलब वो एडमिशन मान रहा है कि ए ने तो मुझे 30,000 दिए थे उधार में। नॉन एडमिशन क्या हुआ कि 20,000 जो 50 में 30 चला गया, तो 20,000 नॉन एडमिशन है। 20,000 50,000 नहीं दिए थे, 30,000 दिए थे। तो ये होता है एडमिशन नॉन एडमिशन। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। इसका क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है कि कोर्ट में आप क्या चीज मानने वाले हो, क्या चीज आप नहीं मानने वाले हो। और इस बात का आपको डिस्कशन अपने वकील साहब से ज़रूर कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा होती है जो मानना नहीं होता और आपने मान लिया तो आपका केस वहीं पे ख़त्म हो जाता है ना? तो क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, ये भी नहीं कि आप झूठ बोलो कोर्ट में, आप बोल रहे हो कि आप नहीं मान रहे हो लेकिन डॉक्यूमेंट तो कुछ और बात बोल रहा है, वैसा भी बेवकूफ़ी नहीं होना चाहिए, है ना? तो क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, इसकी भी क्लैरिटी आपको गवाही से पहले होनी चाहिए। चौथा, व्हेन अदर साइड इज शोइंग डॉक्यूमेंट्स रीड केयरफुली। सीधा-सीधा मतलब है, जब दूसरी पार्टी गवाही के वक़्त में कोई कोई डॉक्यूमेंट लाके आपको दिखा रही है,
ऊपर ही ऊपर से मत देखिए। कोर्ट आपको अच्छा सा समय देता है, कभी कोर्ट हड़बड़ी करने के लिए नहीं बोलेगा, कोई कोर्ट नहीं बोल सकता है। ठीक तरीके से उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, देखिए उसमें क्या देखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो डेट देखो, पहले तो देखो डॉक्यूमेंट है क्या, सेल एग्रीमेंट है क्या, जो भी जिस टाइप का भी डॉक्यूमेंट हो, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, क्या है, पहले तो टाइटल पढ़ो डॉक्यूमेंट का। फिर आप देखो वो डॉक्यूमेंट का डेट कब का है, साल कौन सा है, महीना कौन सा है, क्लैरिटी आपके दिमाग में तभी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि उसमें सिग्नेचर्स किसके हैं, विटनेस कौन कौन से विटनेस ने साइन किया है, क्या आपके उसमें सिग्नेचर है, क्या दूसरी पार्टी का सिग्नेचर है। सिग्नेचर अगर आपके है तो क्या आप ही का सिग्नेचर है कि किसी और का किसी और ने आपका सिग्नेचर मारा है, सच्चा सिग्नेचर है या झूठा सिग्नेचर है। डेट, लास्ट में भी क्या डेट लिखा है वो देखिए। ये सारी चीज कोई भी जब दूसरा पार्टी डॉक्यूमेंट दिखाता है, ये 4-5 चीजें देखना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको क्लैरिटी होगा कि डॉक्यूमेंट क्या दिखा रहा है। तभी आप उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो सवाल आपके होंगे आप सही तरीके से दे सकोगे, है ना। तो इस बात का ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और डॉक्यूमेंट को लेके लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बाय चांस डॉक्यूमेंट का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको पता नहीं है, आप हिंदी बोलते हो, डॉक्यूमेंट्स आ गया आपका इंग्लिश में, आपको नहीं पता हो रहा है डॉक्यूमेंट क्या है, आप बोल सकते हो कोर्ट को कि इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझे इसका हिंदी का कोई बताए, तो उसी वक्त कोर्ट में एक ट्रांसलेटर को पता लगा दिया जाता है, वो आपको डॉक्यूमेंट पढ़ आपकी भाषा में पढ़ के आपको सुना देता है, तो क्लैरिटी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर डरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि सारा केस इधर से उधर अधिकतर डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे ही हो जाता है। अब हम आते हैं लास्ट वाले इसमें। लास्ट वाला जो है, कीप काम एंड बी रिस्पेक्टफुल। देखिए जो दूसरा वकील है वो भी अपना काम कर रहा है, जो जज साहब है वो भी अपना काम ही कर रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत जरूरत होती है, और खुद अपने लिए भी हम जब गवाही दे तो हम बहुत शांत, मानसिक रूप से बहुत शांत रहे। क्यों? जब हमारा दिमाग बहुत गर्म रहता है तो हम सही तरीके से सोच नहीं सकते हैं, और जब हम सही तरीके से सोच के जवाब नहीं देते हैं तो वो हमारे केस को बहुत बुरी तरीके से नुकसान कर सकता है, क्योंकि मैंने गुस्से में जवाब दे दिया ना, अब वो जवाब मेरा शायद सही नहीं होगा। अब पर मैं इतना गुस्सा में थी कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो इसलिए शांत दिमाग से गवाही देना बहुत ही अत्यंत आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़, आपका बिहेवियर भी कोर्ट नोट करता है। खाली क्रिमिनल केस में नहीं होता, ये सिविल केस में भी होता है। बहुत बार देखा जाता है कि कोई प्लेंटिफ है या कोई डिफेंडेंट है, वो बहुत ज़्यादा ही रूडली बात कर रहा है जब वकील सवाल पूछ रहा है, टेढ़े से जवाब दे रहा है। तो देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हमें भी कोर्ट से एज़ अ लॉयर कुछ चीज़ रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब मेरा क्लाइंट ही इतना टेढ़ा बन के बैठा हुआ है, तो मैं उसका जवाब कैसे सही तरीके से, मतलब कोर्ट फिर मेरे को रिलैक्सेशन नहीं देगा। कोर्ट बोले भैया तेरा क्लाइंट ही ऐसी है ना? तो इन बातों का ध्यान देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोर्ट में गवाही के लिए जाएँ, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही शांत अवस्था में जाकर करें। तो आज का वीडियो बस इसी के लिए था। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैप्पी दिवाली।